स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ भारतीय बाजारों में कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस से क्या निकल कर आया उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ 25,925 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। थोड़ी सी गिरावट भारतीय बाजारों में आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर मिला जुला कारोबार है। कॉस्पी में करीब 0.1% की तेजी आज सुबह दिखी है। हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो वहां पर तो करीब 3% की तेजी आज दिखी है। और शंघाई के मार्केट में भी काफी पॉजिटिव कारोबार आज दिखा है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए करीब 20 से 25 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी ऐसे संकेत दे रहा है। इसी के साथ चीन के बाजारों की बात करें तो याद रखें कल भी सुबह कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया था जहां पर चाइना की सेंट्रल बैंक ने अपनी रेट्स घटाई। आज सुबह फिर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। 1 ईयर के रेट्स, 1 साल के रेट्स उन्होंने घटाए हैं और बैंकिंग सिस्टम में जो एक्स्ट्रा कैश था वो भी विड्रॉ कर दिया है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो चाइना के मार्केट से कल भी आए थे और आज भी कंटिन्यू होते हुए नजर आए। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल देते हैं तो वहां पर भी अच्छा कारोबार था। S&P 500 और डाउ जोन्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल के ट्रेडिंग सेशन में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में 0.2% की तेजी दिखी। S&P 500 में भी 0.25% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। और डाउ जोन्स की बात करें तो 0.2% की तेजी रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार बंद होते हुए नजर आए। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा मिला जुला कारोबार दिखा। लेकिन एनवीडिया इस स्टॉक की बात करेंगे, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में दिए हैं और कल भी इस स्टॉक में फिर से एक बार तेज़ी दिखी। इसके अलावा माइनिंग स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर भी अच्छा कारोबार दिखा। चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया जिसके चलते भारतीय मेटल स्टॉक्स में भी कल अच्छा एक्शन दिखा और अमेरिकी बाजारों में भी मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा। लेकिन याद रखें पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक थी जहां पर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। उसके बाद इस हफ्ते भी जेरोम पॉवेल की स्पीच है जिस पर सबकी नज़र रहेगी और वहां से क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी नज़र रहेगी। गुरुवार को शाम को जेरोम पॉवेल की ये स्पीच होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा अमेरिकी बाजारों से, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और पर्सनल कंजम्पशन का डेटा। तो कई सारे मैक्रो डेटास इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है अमेरिकी बाजारों पर जिसका इम्पैक्ट होगा और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी दिखाई देगा। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्शन था। फुटसी 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ। डैक्स और कैक में तो करीब 1.5% की तेजी दिखी और कैक में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी एक्शन दिखी। इसी के साथ कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो याद रखें सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,680 पर आउंस के आसपास। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। $75.2 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल करीब 3,170 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में की। वही FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2,780 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें FIIs पिछले 2 दिनों से खरीदारी कर रहे थे लेकिन कल करीब 2,800 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1,500 करोड़ की बिकवाली हुई। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 26,000 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,200 करोड़ की खरीदारी, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,800 करोड़ की खरीदारी दिखी। कल अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए और अमेरिकी बाजारों से जो क्यूज आए वो भी काफी पॉजिटिव है। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है वो बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी अब जुड़ चुके हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से लेवल्स पर अपनी नजर रखें। शीशा गुड मॉर्निंग। देखिए कल मार्केट के अंदर पूरी तरह से कंसोलिडेशन देखने को मिला और करीब 26,000 प्लस माइनस 100 पॉइंट ऊपर नीचे हमने ओवरऑल मार्केट को करते हुए दिखा। और बैंक निफ्टी में भी कुछ मोटा मोटी यही रेंज रही 54,000 के अराउंड की, बट क्लोज
क्लोजिंग दोनों की उसके नीचे हुई है, यानी कि 26,000 के नीचे निफ्टी ने क्लोज किया और 54,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। कुल मिला के कल मार्केट का बेस थोड़ा साइडवेज था। रोल ओवर के नंबर देखने जरूरी है इस समय, क्योंकि आज निफ्टी की बड़ी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी। रोल ओवर के नंबर अभी थोड़े कम है, इंडिकेट ये कर रहे हैं कि सौदों की कटान इसी सीरीज के अंदर हो रही है। अगली सीरीज में ज्यादातर सौदे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। और उसका एक और तरीका है चेक करने का, वो है ओपन इंटरेस्ट। अगर आप चेक करेंगे तो अभी 1 लाख का भी शेयरों का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी पर, वो करीब अभी 96,000 के अराउंड है। और सीरीज में कल 31% रोल ओवर हुआ ट्रांसफर होकर, और नेट रोल ओवर करीब 56% अराउंड है। तो अगर आज रोल ओवर के फिगर करीब 10% भी बढ़ जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी को लग रही है, अगर मान लीजिए 10% भी बढ़ जाए, तब भी ये 3 मंथ की एवरेज रोल ओवर से कम होगा। कहने का मतलब अगली सीरीज आपकी थोड़ी लाइट भी है, और अगले सीरीज के अंदर ऑलरेडी एक्शन भी मिसिंग होगा। तो इसी सीरीज के अंदर आपने जितना भी गेन कमाया है, काफी ज्यादा लोग इसी सीरीज में अपने सौदों की कटान करके सौदों का यही निपटारा कर रहे हैं। अब आती है रेंज की बात। तो मार्केट की जो रेंज है वो 23,800, 25,800, 25,500 का एक सपोर्ट एरिया है, जिसको सीरीज टू सीरीज ट्रांसफर करना है, यानी कि रोज करना है सीरीज में, और तेजी उनको 25,500 का स्टॉप लॉस के साथ कैरी करने जाना चाहिए। और जिनको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करना और सीरीज टू सीरीज पे नहीं करना, उनको 25,800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 24,200, 24,500 मैक्स टू मैक्स टारगेट होंगे अगली सीरीज के भी, इससे ज्यादा का भी प्रोबेबिलिटी नहीं लगती मार्केट के अंदर। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे 54,000 के नियर अबाउट हम बंद हुए हैं। तो इसका भी यही है कि जिनको सीरीज टू सीरीज ट्रांसफर लेना है, वो करीब 53,500 का एक रोल करके जा सकता है, और जिसको बिल्कुल इमीडिएट रखना है वो 53,800 पर रखें। ध्यान रखें आज क्लोजिंग बेसिस पर दोनों लेवल इसके ऊपर बंद होने चाहिए, यानी कि 53,800 और 53,500। अगर दोनों की क्लोजिंग के ऊपर लेवल बंद होते हैं तो मार्केट में रोल किया जा सकता है। रोल ओवर थोड़ा कम है, अगर आप भी कोशिश करें तो इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को यही कर ले कंप्लीट, तो फिर 250 रुपये लग रहे हैं कॉस्ट के, अगर आप रोल कर रहे हैं अगली बार। और निफ्टी के अंदर करीब 100 से 125 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है। तो अगर आप कॉस्टिंग से बचना चाहते हैं तो सौदों की कटान यही करें। ऑप्शंस ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव ना रहे मार्केट के अंदर, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और करीब 5 शेयर एफ एंड बैन में है, पुट कॉल रेशियो में कोई खास मेजर चीज नहीं है, दोनों एक के ऊपर चल रही है, यानी कि हल्का सा ओवरबॉट है। और एक और पॉइंट है, एफआई की होल्डिंग 75% से घटकर 72% हुई है, तो थोड़ा मार्केट को साइडवेज कर देता है। बिल्कुल, तो एक बार निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर फोकस कर देंगे। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स 26,000 और 26,200 होंगे, और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 25,800 से 25,500। इसी के साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,800 और 53,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, और 54,200 से 54,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए डिम्पी। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ कौन से स्टॉक्स एफएनओ बैन में है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 2 स्टॉक्स को ऐड किए गए हैं एफएनओ बैन में, एक है हिंदुस्तान कॉपर और दूसरा है आईईएक्स। याद रखें करीब 10% की गिरावट कल आईईएक्स में दिखी थी। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर के चलते दोनों ही स्टॉक्स को एफएनओ बैन में ऐड किया गया है। इसी के साथ 3 स्टॉक्स जो ऑलरेडी थे उन्हें रखा गया है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ग्रैन्यूल्स और वोडाफोन आइडिया। तो इन स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें, और कई सारे स्टॉक्स को एफएनओ बैन से निकाला भी गया है। आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, जीएनएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नैल्को, पंजाब नेशनल बैंक और सेल, तो कई सारे स्टॉक्स जो एफएनओ बैन के चलते आज फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करेंगे। इस बीच हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स पर नजर रखें। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले अगर बात करें स्टॉक्स में तो केईसी इंटरनेशनल फोकस में रहने वाला है, और यहाँ पे अब जो है 4,500 करोड़ रुपए का क्यूआईपी जो है अप्रूवल आ चुकी है, और जो क्यूआईपी प्राइस है 5% डिस्काउंट पे है, लगभग 976 रुपीज़ प्रति शेयर पे। केईसी इंटरनेशनल तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टॉक है एमसीएक्स। यहाँ पे वॉल्यूम से आज पिकअप देखने मिल सकता है, क्योंकि अब जो है उनके ट्रांजैक्शन फीस फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों में ही रिविजन हुए हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो पहले वो स्लैब वाइज था, और अब जो है एक फ्लैट चार्ज आने वाला है। ब्रोकरेज और एनालिस्ट का मानना है कि जो अगर ट्रांजैक्शन फीस बढ़ता है नेट बेसिस पे, तो लगभग 5% का इंक्रीज जो है देखने मिल सकता है FY26 के
ईपीएस को लेके। हालांकि आज किस तरह वॉल्यूम्स में पिकअप आती है, क्या मूवमेंट होती है, वो जो है एक डेवलपिंग स्टोरी है, वो हम आपको बताते रहेंगे। आईआरसीटीसी और इंटरग्लोब एविएशन एजेंसीज की खबर है, दोनों जो है पार्टनर कर लिया है एयरफेयर डिस्काउंट देने के लिए, और आईआरसीटीसी लगभग 12% डिस्काउंट दे रही है इंडिगो के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो उनके प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे। तो आप सोचिए, एक रेलवे टिकट का ऐप है, उसमें जाते हैं और आप अपने फ्लाइट के टिकट्स बुक कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अभी फेस्टिव सीजन भी आ गया है तो महंगे हो गए हैं प्राइसेस, तो डिस्काउंट के लिए तो बनता ही है ये सेज। अब बात करें तो जोमेटो भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे सोर्सेज ईटी नाउ स्वदेश को जो है रिपोर्ट किए कि सेबी ने स्विगी की कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग अप्रूव कर दी और ये जो लॉन्च है ये जो है नवंबर में देखने मिल सकता है। इस आईपीओ साइज़ की बात करें तो एक्सपेक्टेड 11,000 करोड़ का रहेगा। पहले हमारा अनुमान था कि ये लगभग $1 बिलियन यानी कि 8,400 करोड़ का रहेगा, लेकिन अब लग रहा है कि इसको अपसाइज कर दिया गया, यानी कि आईपीओ साइज़ को बढ़ा दिया गया है। और एक अपडेटेड डीआरएचपी भी पब्लिक के जो है फीडबैक के लिए आने वाला है। अब बात करेंगे मारुति सुजुकी का। यहाँ पे भी जो है एक आईपीओ की रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल सकती है। एजेंसी से रिपोर्ट आ रही है कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया है हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ का। अब कंपनी प्लान कर रही है रेस करने के लिए लगभग $3 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25 से 26 हज़ार करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं। जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट $20 बिलियन का रहेगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओज रहेगा। स्विगी का लार्ज आईपीओ है, स्टार्टअप का सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप आईपीओ है पेटीएम के बाद। अब बात करें मारुति सुजुकी का, वन ऑफ द जो लार्जेस्ट आईपीओ जो आ सकता है वो हुंडई का हो सकता है। तो ऑफकोर्स जो लास्ट 3 महीने हैं यहाँ पे बड़े बड़े आईपीओ के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और आखिर में डेल्टा कॉर्प भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कल शाम को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे कंपनी डिमर्ज करने वाली अपनी हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट बिजनेस को। एक तो गेमिंग सेगमेंट था ही जहाँ पे थोड़ी परेशानी आ रही थी, रेगुलेशन से स्टॉक में करेक्शन आया, तो अब वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जो इनके होटल के बिजनेस हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस है, अब उसको जो है अनलॉक करेंगे, डिमर्ज करेंगे। और ऑफकोर्स 1:1 शेयर होल्डिंग रहेगा, यानी कि अगर आप डेल्टा कॉर्प में 1 शेयर होल्ड कर रहे हैं तो जो नई डिमर्ज्ड एंटिटी रहेगी वहाँ पे भी आपको 1 शेयर मिलेगा। और ऑफकोर्स एक रब ऑफ इफेक्ट वाला भी कहानी है। यहाँ पे भारत ने जो है लैपटॉप इंपोर्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए जो पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दिया December 31 को, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर रहेगा डिक्सन टेक जैसे कंपनीज के लिए। बिल्कुल, तो सेंटिमेंटल पॉजिटिव डिक्सन टेक के लिए, इसी के साथ केईसी इंटरनेशनल, स्विगी के आईपीओ के चलते जोमेटो और कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। कल हमने देखा था निफ्टी 26,000 के लेवल को टच किया और वहां से एक हमने प्रॉफिट बुकिंग भी तुरंत आते हुए देखी मार्केट में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट एक बार 26,000 का जो ये लेवल है उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मानेगा और उसके ऊपर निकाल के ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन मार्केट थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो नीचे 25,900 पहला सपोर्ट रहेगा इमीडिएट आज के लिए। अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो और 100 पॉइंट लुढ़क के 25,800 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है मार्केट। तो ये 100-200 पॉइंट का जो एक करेक्शन है मार्केट में, ये हमें आज या आने वाले दिनों में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। ऊपर जब तक 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता मार्केट में, फ्रेश एडिशन या फ्रेश लॉन्ग मैं नहीं सजेस्ट करूंगा निफ्टी में लेने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसी पे लोग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो उसमें भी सिमिलर पैटर्न इमर्ज कर आ रहा है शीशा। ऊपर 54,200 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, मुझे नहीं लग रहा है कि फ्रेश एडिशन बैंक निफ्टी में भी करना चाहिए लॉन्ग साइड में। नीचे के लेवल्स पे अगर हम बात कर ले तो 53,800, 53,600 ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। तो ये छोटा जो रेंज है निफ्टी बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा है इसमें ही ट्रेड करेगा कुछ दिनों और 1 से 2% का गिरावट हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो ये तो हुई इंडेक्स पर चर्चा, लेकिन आदित्य स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? सो 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम अभी भी बिल्डअप है। तो पहला स्टॉक है एबीबी का। एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, स्टॉक ने करेक्ट किया, उसके बाद एक फ्रेश अप मूव आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी एबीबी में। ऊपर में लक्ष्य लगाना है हमको 8,600 का और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 7,800 का। अब दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को का। मेटल में हमने देखा है कि बहुत अच्छा एक मोमेंटम प्ले चल रहा है।
फ्रेश एडिशन हो रहे हैं लॉन्ग्स में और ब्रेकआउट्स भी देखने मिल रहे हैं हमें, तो हिंडाल्को एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य लगाना है हमको 755 रुपए का और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है हमको 699। बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर से हिंडाल्को पर खरीदारी की राय, 755 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ एबीबी यहां पर भी खरीदारी की राय है, 866 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है आज सुबह, उस पर फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने ब्रेक के पहले वादा किया था, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर अब फोकस करेंगे। और वरुण अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा डाबर के साथ। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्योंकि इन्होंने डाउनग्रेड किया डाबर को। हालांकि यहाँ पे बाय सब न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं और प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 650 से बढ़ा के आप 700 का दे रहे हैं। अगर आप देखें फिलहाल स्टॉक 650 के आसपास है। तो इनका कहना है बेसिकली, अगर आप देखें तो कि वैल्यूएशन जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पे स्ट्रेस्ड इनको लग रहे हैं, थोड़े महंगे लग रहे हैं। और इनका कहना है कि आगे बेवरेज सेल्स ग्रोथ जो है उसमें रिस्क। अब रिस्क क्या है कि कोला ड्रिंक में कंपटीशन बढ़ रहा है और कोकोनट ऑयल में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इनको रिस्क नजर आता है। तो ये दो रिस्क जिसके वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं इसको डाउनग्रेड किया है। वैल्यूएशन भी महंगे है, हालांकि अगले 5 साल के लिए ये अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है इस काउंटर पे। एमसीएक्स मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट 2950 का कॉल, जो इन्होंने ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किए हैं। इसके चलते इनका कहना है कि ईपीएस में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिल सकती है। हालांकि इसका इंपैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे कितना होगा ये भी देखना होगा। पावर ग्रिड यहाँ पे खरीदारी की सलाह गोल्डमैन की तरफ से है और प्राइस टारगेट जो है 370 का है। सरकार ने जो ट्रांसमिशन के लिए केपेक्स का अनाउंसमेंट किया है उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो पावर ग्रिड हो सकता है, ये इनका कहना है। इसके लिए 370 का टारगेट मेंटेन कर रहे हैं। एनटीपीसी पे भी गोल्डमैन की रिपोर्ट है, जहाँ पे इनका खरीदारी की सलाह है। प्राइस टारगेट 430 पे इन्होंने बरकरार रखा है। बेसिकली एनटीपीसी ग्रीन का जो ओवरऑल आईपीओ आ रहा है उसके पहले कहीं ना कहीं रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि एनटीपीसी ग्रीन के जो प्रॉफिट्स है वो इनके अनुमान के मुताबिक है और कहीं ना कहीं अब आपको एनटीपीसी पे नजर रखनी होगी। और बीएल यहाँ पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, 350 का टारगेट दिया है इन्होंने। इनका कहना है कि FY25 का जो गाइडेंस है उसको मीट करने के लिए कंपनी पूरी तरह से ऑन ट्रैक है और सेकेंड हाफ में ऑर्डर इन्फ्लोस किस तरह के रहते हैं इस कंपनी के, उस पर यहाँ पे इनकी नज़र जो है वो पूरी तरह से होगी। तो अभी तो आउट परफॉर्मर का कॉल है और प्राइस टारगेट 350 का इन्होंने बरकरार रखा है बीएल पे। बिल्कुल, मक्वेरी की रिपोर्ट के चलते बीईएल, इसके अलावा डाबर की हमने बात की, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एमसीएक्स, कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर अपनी राय दीजिए। काफी रिकवरी दिखी है पिछले 10-15 दिनों में, यहाँ पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें क्रूड और नेचुरल गैस की एनर्जी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, लेकिन ये उम्मीद थी कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है उसकी वजह से और ज्यादा अपलिफ्ट मिलेगा। बट दूसरी ओर हमने जो पीएमआई के नंबर्स देखे हैं, रिसेशन का फियर है अभी भी, ये अपसाइड थोड़ा कैप करा। बट डिस्पाइट इट मुझे लगता है कि कच्चे तेल में तेजी का रुख कायम रहेगा, जिसको देखते हुए एमसीएक्स अक्टूबर वायदा 59.20 के ड्रॉप पे लेना चाहिए। 58.50 का स्टॉप लॉस चाहिए, 6080 तक का लेवल मिलेगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। वाइजर का जो नया हरिकेन गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ बढ़ रहा है, इसका एक इम्पैक्ट था। और साथ में हमने देखा जो प्रोडक्शन कट्स हुए थे पिछले महीनों में, उसका इम्पैक्ट अब आता हुआ दिखाई दे रहा है विंटर से पहले। तो कल हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी है, बट अक्टूबर वाइजर में 230 के करीब लिया जा सकता है 226 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 236 का रहेगा। तो ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर खरीदारी की राय, और इसके साथ बेस मेटल्स पर क्या राय रहेगी? दूसरे दिन लगातार चाइना से पॉजिटिव न्यूज फ्लो आए हैं, तो बेस मेटल्स पर क्या राय रखें? तो बेस मेटल के अंदर अगर हम बात करें तो चाइना से अभी भी कंसर्न जरूर है, लेकिन होप हमने देखा कि काफी ज्यादा मार्केट में बना हुआ है कि चाइना को स्टिमुलस लेके आएगा। डॉलर इंडेक्स की गिरावट है और साथ में जो रेट कट यूएस ने किया है, ये एक मुख्य कारण रहा, जिसकी वजह से मार्केट में कल भी हमने एक बड़ा जंप। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। चाइना हॉलीडे पे जाने से पहले रीस्टॉकिंग का जो वर्क चल रहा है उसके देखते हुए मुझे लगता है कॉपर में अभी भी एक जिस्ट बाकी है, जहाँ पे 833 पे लिया जा सकता है। 828 का स्टॉप लॉस रहेगा, 842 तक का टारगेट
हम लेके चल सकते हैं। जिंक के अंदर भी कल हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जिंक भी 273 पे लिया जा सकता है, 271 के स्टॉप लॉस से 276 तक का टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। केडिया, आपसे पूछना चाहूंगी, गोल्ड और सिल्वर पर क्या राय रहेगी? सोना भी फिर से एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। बिल्कुल, सोने चांदी में हमने देखा कि पहले इंटरनेशनल में हाई तो चली रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में जो ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से फॉल आया था, इसलिए हम रुकते हुए दिखे थे। लेकिन अब नया हाई 75,000 के ऊपर सोना क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर में वीकनेस, सेंट्रल बैंक ETF की बाइंग जारी है, जिसकी वजह से रैली कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा ओवर एग्जॉस्टेड लग रहा है। टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, तो कॉशियस रहिए, बट बाइंग साइड ही रहिए। 74,750 पे गोल्ड अक्टूबर वाइजर लेना है, 74,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 75,350 तक के टारगेट रहेंगे, बट स्टॉप लॉस जरूर रखिए क्योंकि वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। चांदी में भी कल हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है, 90 के ऊपर सस्टेन किया है, 91,800 पे लेना है, 91,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 93,200 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। बिल्कुल, तो सोने पर भी पॉजिटिव नजरिया, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस चांस रखना चाहिए। सिल्वर पर भी खरीदारी की राय। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी थोड़े से नेगेटिव संकेत दे रहा है, करीब 20 अंकों की गिरावट, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।